Hi everyone, today we are going to discuss about रेशियो एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे लिवरेज रेशियो, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता था, एक क्विक रिकैप मैं कर दूं, इसका फॉर्मूला होता था शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट, जहाँ पर शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्शियस एसेट, मतलब एक्सक्लूड करता है फिक्शियस एसेट, रिजर्व्स एंड सरप्लस फिक्टिशियस एसेट। और यहाँ नेट एसेट का मतलब होता था नेट एसेट इज इक्वल्स टू, नेट एसेट क्या होता है, तो नेट एसेट होता है हमारा नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं। देन हम लोग तो इक्विटी रेशियो क्या दिखाता है कि हम लोग के टोटल फंड में शेयर होल्डर्स का फंड, मतलब ओनर्स फंड कितना है, ये हम इक्विटी रेशियो दिखाता है। अब यहाँ पर नेट एसेट को मैंने ये भी बताया था कि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था डेट रेशियो। डेट रेशियो क्या होता है, तो डेट रेशियो बताता है कि हम लोग का टोटल फंड में बोरोड फंड कितना है। क्या टोटल फंड मतलब नेट एसेट में कितना हमारा टोटल डेट है। टोटल डेट, अब डेट में क्या क्या हो सकता है, तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक बोरोइंग्स और इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स, बहुत सारा जो भी डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट्स, ये सब टोटल डेट में इंक्लूड होता है। नेट एसेट तो ऑलरेडी मैंने बताया ही। देन हम लोगों ने पढ़ा था डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है हमारा कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल, या फिर ये कहा जा सकता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी ये क्या बताता है, तो ये बताता है ये दोनों रेशियोज़ का अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो आ जाता है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बताता है कि टोटल डेट मतलब हमारा बोरोड फंड और ओनर्स फंड का क्या मतलब कितना प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन ऑफ टोटल डेट टू शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर हाई डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा तो ये क्या शो करता है, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब टोटल डेट ज़्यादा रहेगा। ये शो करता है कि जो क्रेडिटर्स है वो लेस प्रोटेक्टेड है, और वही अगर लो डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा, लो डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा, इसका मतलब उन लोग ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, क्रेडिटर्स जो है ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। डेट टू इक्विटी रेशियोज में लेंडर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है ताकि वो पता कर सके कि ये टोटल डेट का क्या प्रपोर्शन है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। और ये एक इंडिकेटर है, ये रेशियो इंडिकेट करता है फर्म का फाइनेंशियल लिवरेज का इंडिकेटर है। नाउ अब हम लोग आज पढ़ेंगे डेट टू टोटल एसेट रेशियोज और भी आगे बहुत सारे रेशियोज़ के बारे में। लेट्स स्टार्ट। डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये क्या शो करता है कि हम लोग के टोटल एसेट में हमारा डेट कितना है, ये रेशियो यही बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हायर रेशियो होगा, हायर डेट टू टोटल एसेट रेशियो, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग का जो टोटल डेट है
उसको एक्वायर करने के लिए हम लोग ज़्यादा डेट यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। क्या ज़्यादा डेट यूज़ किया है, मतलब बोरोड फंड से हम लोग अपने एसेट को फाइनेंस किया और इक्विटी फंड से एज़ कम्पेयर टू टोटल डेट कम की है, मतलब डेट के कंपेरेटिवली इक्विटी से कम फाइनेंस हुआ है, मतलब एसेट आर लेस बैक्ड अप बाय इक्विटी, और इसीलिए हायर फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब ज़्यादा डेट क्रिएट हो जाता है फर्म के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नाउ अब हम लोग देखते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ABC, तीन कंपनीज़ है ABC, जहाँ पर ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों दिया हुआ है हमारा 10,000। यहाँ ओनर्स फंड 10,000 है और इसका 5,000 और 5,000। यहाँ पर बोरोड फंड ए में कुछ नहीं है, बी में 5,000 दोनों ओनर्स फंड और बोरोड फंड, और सी में 2,000 ओनर्स फंड और 8,000 बोरोड फंड। तो इससे हमारा टोटल कैपिटल आ जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाएगा 10,000। अब लेट अस अस्यूम दैट तीनों का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 3 लाख, सॉरी 3,000 है, 3,000 और 3,000। अब आप बताइए कि कौन सा फर्म ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसका खुद का फंड जो लगाया है 10,000 ए, या फिर जो 5,000 ओनर्स फंड है और 5,000 बोरो फंड, या सी का, किसका ज़्यादा है। तो तीनों का तो अर्निंग इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% बोरोड फंड पर इंटरेस्ट है। यहाँ पर तो बोरोड फंड कुछ नहीं था तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 5,000 था तो 500 होगा, और यहाँ पर 8,000 था तो 800 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हम लोग का 3,000, यहाँ पर 3,000, यहाँ 2,500, यहाँ 2,200। अब मान लेते हैं हमारा टैक्स रेट है @30%। सब ले लेते हैं, सब फिगर इन लैक्स। अब यहाँ पर हमारा टैक्स रेट जो है वो हो गया 30%, तो इसका आ जाएगा 900, इसका आ जाएगा 750 और इसका आ जाएगा 660। तो ये आ जाएगा हमारा 2,100, ये 1,750 और ये आ जाएगा हमारा 1,540। अब बताइए कौन सा फर्म ज़्यादा एफिशिएंट है, जो 10,000 लगाया और 2,100 कमाया, जो 5,000 लगाया और 1,750 कमाया, या फिर जो 2,000 लगाया और 1,540 कमाया। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखने के लिए रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ऑफकोर्स ए वाला, बट अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंपनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है। इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, मतलब ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया था, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ओनर्स फंड, ये बताएगा कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये आ जाएगा हमारा 21%, ये 35% और ये 77%। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
कि हम लोगों ने बोरोड फंड पे इंटरेस्ट लगाया 10%, बट उससे हम लोग को रिटर्न आया, कितना आया रिटर्न? तो रिटर्न जो है वो, ये तो हमारा हमारा रिटर्न ऑन ओनर्स फंड आया, ओनर्स फंड। अब हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना होगा? 10 लाख है, तो ये हो जाएगा 30%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? तो EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, तो 30%, 30%, 30%। तो ये क्या शो कर रहा है कि हम लोग जितना बोरोड फंड में इंटरेस्ट लग रहा है 10%, उससे ज़्यादा हम लोग को रिटर्न मिल जा रहा है। दिस शोज़ कैपिटल गियरिंग हो रहा है यहाँ पर, कैपिटल गियरिंग, क्योंकि हम लोग जितना लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। बट अगर यही केस रहता कि जहाँ पर हम लोग को 10% से भी कम या 9% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता, तो कैपिटल गियरिंग इज़ नॉट यूज़फुल। कैपिटल गियरिंग कब यूज़फुल होगा? जब बोरोड फंड पर जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, वो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से कम रहेगा, तो ही कैपिटल गियरिंग अच्छा होगा, वरना वो अच्छा नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब देखते हैं कैपिटल गियरिंग का फॉर्मूला क्या। कैपिटल गियरिंग का फॉर्मूला होता है हमारा, कैपिटल गियरिंग इज इक्वल्स टू रेशियो इज इक्वल्स टू वो फंड जो कि जिसमें हम लोग का फिक्स्ड इंटरेस्ट मतलब कैपिटल बियर करता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट जो बियर करता है, वैसा कैपिटल को नोमिनेटर के तौर पे रखेंगे। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम लोग को फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ता है, डिबेंचर्स इसमें हम लोग को फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, या अदर बोरोइंग, ये सब में फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी ऑब्लिगेशन होता है। और फिर डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा वो फंड जो कि बिलोंग करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्स्ड एसेट, मतलब लॉसेस जो भी है। तो ये था कैपिटल गियरिंग रेशियो। हायर रेशियो क्या इंडिकेट करता है? हायर रेशियो ये दिखाता है कि हमारा जो फिक्स्ड इंटरेस्ट कैपिटल है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल, वो मोर देन हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी है। मतलब दिस शोज दैट हायर कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो इंडिकेट मोर रिस्क। पर हाँ, उसमें वो कंडीशन मैंने जो एग्जांपल में बताया कि अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमारा इंटरेस्ट से ज़्यादा है, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से ज़्यादा है, तो कैपिटल गियरिंग फिर अच्छा होगा। पर अगर कम है तो कैपिटल गियरिंग इज़ नॉट यूजफुल। फिर आता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? तो ये बताता है कि हम लोग का टोटल एसेट कितना फंडेड है, मतलब हम ये बताता है कि हम लोग को ओनर्स फंड जो है, मतलब खुद का, किसी और का दिया हुआ नहीं, बोरोड नहीं, ओनर्स फंड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन फाइनेंसिंग टोटल एसेट। ठीक है। अब प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग लॉसेस एंड फिक्स्ड एसेट। अब अगर ये रेशियो हायर रहेगा, इफ़ प्रोप्राइटरी रेशियो इज़ हायर, इट शोज़ दैट लेस रिस्की इज़ द सिनेरियो। रिस्की इज़ द सिनेरियो, क्योंकि लेस रिस्की सिनेरियो क्यों? क्योंकि जो टोटल एसेट है वो ज़्यादा उसको फाइनेंस किया गया है अब खुद के फंड को यूज़ करके, रादर देन बोरोड फंड। तो ये था हमारा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। नाउ अब हम लोग कवर करेंगे कवरेज रेशियोज। तो अब हम लोग करेंगे कवरेज रेशियो। ये क्या बताता है? ये बताता है फर्म का एबिलिटी,
firm's ability to service the fixed liability। इसका मतलब लाइबिलिटीज़, ये रेशियोज़ क्या बताता है कि हम लोग का जो फिक्स क्लेम है, फिक्स क्लेम किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, फिक्स क्लेम और उसको पूरा करने के लिए, फिक्स क्लेम का पेमेंट करने के लिए क्या फंड्स अवेलेबल है। मतलब ये क्लेम्स हम लोग कितने से पे करेंगे, मतलब क्या फंड्स अवेलेबल है इस क्लेम को पूरा करने के लिए, वो बताता है हमारा कवरेज रेशियो। क्या, तो कवरेज रेशियो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स क्लेम एंड व्हाट इज़ अवेलेबल टू सर्विस द फिक्स क्लेम, मतलब टू पे द फिक्स क्लेम। ठीक है, तो अब हम लोग का फिक्स क्लेम में क्या क्या आता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद फिर क्या आ गया, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल और रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल मैच्योरिटी। ये सारा सब प्रेफरेंस कैपिटल को जैसे हम लोग को देना पड़ता है प्रेफरेंस कैपिटल मैच्योरिटी पे, तो ये भी हमारा फिक्स क्लेम हो गया। उसके बाद फिर प्रिंसिपल और रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन्स, मतलब लोन का इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल का पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट या इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट का पेमेंट, ये सब हमारा क्या हो गया, फिक्स क्लेम। अब इसके लिए क्या फंड्स अवेलेबल है और फिक्स क्लेम, ये दोनों का रिलेशनशिप ही ये कवरेज रेशियो बताता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसको शॉर्ट में DSCR भी बोलते हैं, DSCR। ये क्या बताता है कि ये बताता है फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्म कितना एबल है अपने करंट इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज डिवाइडेड बाय हमारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। अब सबसे पहले अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज क्या होता है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज होता है हमारा नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस अदर एडजस्टमेंट्स लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या, अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब एडजस्टमेंट्स like loss on sale of fixed asset, ऐसे। अब ये माना जाता है कि अगर हमारा DSCR 1.5 से लेकर 2 तक है तो ये सेटिस्फैक्ट्री है। 1.5 से लेकर 2 तक है, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट इससे 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा अगर हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज है तो ये सेटिस्फैक्ट्री है। अब हम लोग देखेंगे, तो ये हो गया हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, ये बताता है फर्म्स एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट लाइबिलिटी को कवर करने का फर्म के पास क्या एबिलिटी है, फर्म का क्या एबिलिटी है अपने इंटरेस्ट लाइबिलिटी को कवर करने के लिए, यही बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है EBIT, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं। क्या, क्यों लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है। मतलब एक फर्म का एबिलिटी टू पे
टू पे इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए फर्म का जो एबिलिटी है वो टैक्स इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लेते हैं। ये मेज़र करता है एक कंपनी अपने करेंट इंटरेस्ट पेमेंट से को कैसे पे कर पाएगा, मतलब कितना टाइम्स उसका प्रॉफिट है अपने इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। अगर हायर रेशियो है तो ज़्यादा अच्छा है एंटरप्राइज़ के लिए, वो अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को अच्छे से मीट कर पाएगा। पर अगर लो है तो ये अच्छा नहीं है। लोअर रेशियो इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा डेट यूज़ किया गया है और इनएफिशिएंट भी है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देन आया प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। ये क्या बताता है? ये बताता है एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे इंटरेस्ट था वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसमें क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्यों हम लोग एबिट लिए, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल नहीं, पर प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स डिडक्टेबल है, इसलिए हम लोग यहाँ लेंगे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, या फिर नेट प्रॉफिट भी जिसको बोला जा सकता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ये क्या बताता है? फर्म्स एबिलिटी टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। हायर रेशियो, अगर ये रेशियो हायर है तो ये क्या दिखाता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कि मतलब उनको लगे ठीक है हम लोग का इन्वेस्टमेंट सेफ है, उनको ये लगेगा ठीक है, और ये ज़्यादा अच्छा होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के व्यू से। अब सिमिलरली हम लोग इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी निकाल सकते हैं। क्या? इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। क्यों माइनस कर रहे हैं पहले इक्विटी डिविडेंड? पहले तो सबसे पहले ये फर्म का एबिलिटी बताता है कि वो अपना इक्विटी डिविडेंड को पे कर पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले टैक्स डिडक्टेबल तो होता ही है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद उसको जब सबका ऑब्लिगेशन पूरा हो जाता है तब जाके उसको मिलता है, सरप्लस पे हक मिलता है ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे, मतलब जो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल फंड है उसको लेंगे। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे जो कि अवेलेबल है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। और फिर उसके बाद फिक्स्ड चार्ज जिस कवरेज रेशियो this ratio indicates how much cash flow is available before the payment of tax and taxes and interest, मतलब EBIT कितना अवेलेबल है अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को पे करने के लिए, मतलब इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन तो ये था हमारा कवरेज रेशियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।